नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप अर्थक्वेक एक गंभीर आपदा है। हम लोगों ने भुज की भूकंप की त्रासदी देखी है। इसके अलावा सुनामी को भी देखा है जो दक्षिण भारत में आया था। जापान में तो आए दिन भूकंप आते रहते हैं। हमारा विशाल देश भौगोलिक आपदा की दृष्टि से भी कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। कहीं पहाड़ी इलाका है जहाँ भूस्खलन होते हैं, कहीं तेज बारिश होती है, कहीं बाढ़ का चपेट है और कहीं साइक्लोन का। लेकिन भूकंप एक ऐसी आपदा है जो भू संरचना से जुड़ा हुआ है और इसका अपना विज्ञान है, जिसको समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए, लोगों को पूर्व चेतावनी देने के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं, अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। ये कार्य किस तरह के हैं, किस तरह से आप सावधान हो सकते हैं, किस तरह से आप आपदा रोधी समाज का, भवनों का निर्माण कर सकते हैं, क्या महत्व है, इस सब पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा। आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। जब हम भूकंप की बात करते हैं, उसके निगरानी की बात करते हैं, तो इसका साइंस क्या है? भूकंप को समझने का, उसको निगरानी करने का, और इस साइंस और रिसर्च में अभी वर्तमान उपलब्धियां, विकास क्या हुई हैं? देखिए, भूकंप एक ऐसा क्षेत्र है सघन शोध का कि आज तक जो है भूकंप जनित जनरेटिंग मैकेनिज्म, जो भूकंप कैसे होता है, इस जनरेशन मैकेनिज्म को समझने के लिए अभी निरंतर जो है इस पर शोध चल रहा है। लेकिन चलती हुई भाषा में बोलते हैं कि भूकंप जो है एक पृथ्वी का हृदयघात है। जिस तरह से ह्यूमन का हार्ट अटैक होता है, उसी तरह से अर्थ का भी अर्थक्वेक होता है। जैसे हम पृथ्वी में देखते हैं कि माइक्रो अर्थक्वेक होता है, मैक्रो अर्थक्वेक होता है, मेगा अर्थक्वेक होता है, उसी तरह से हृदयघात भी माइल्ड होता है, मासिव होता है, और काफी जो है उसमें कभी आदमी बच जाता है, कभी जो है नहीं बचा पाते हैं। तो उसी तरह से जब ग्रेट अर्थक्वेक होता है, मेगा अर्थक्वेक होता है, मैंने काफी एनर्जी जनरेट होता है, तो ये काफी असहनीय क्षति होती है। अब ये बात है कि कैसे ये होता है, तो आप जैसे हृदयघात की प्रक्रियाएं को देखें तो आज डॉक्टर जो है सघन शोध करके ये बता दिए हैं कि हृदय में काम करने की प्रक्रियाएं क्या है। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर यदि सहन शक्ति से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए डायस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाला प्रेशर यदि आपका 230, 240, 250 करीब पहुंचे, तो डॉक्टर कह सकता है कि अब आप कोलैप्स होने वाले हैं, क्योंकि आपकी आर्टरी और वेन का जो ब्लड पंपिंग की जो कैपेसिटी है, अब ये सहन से बियॉन्ड होने जा रहा है। तो आपकी आर्टरी और वेन रप्चर होगा और आप कोलैप्स करेंगे। उसी तरह से अर्थक्वेक में जो प्रोसेस है, जो जमीन के अंदर जो रॉक है, जो पत्थर है, उसका अपना एक सहन शक्ति होता है। पृथ्वी के नीचे तमाम प्रक्रियाएं होती है, फ्रिक्शन एनर्जी होता है, डिफरेंशियल स्ट्रेन स्ट्रेस एक्युमुलेशन होता है। तो यदि पत्थर के शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ को, मतलब उसकी सहन शक्ति से ज्यादा स्ट्रेस एक्युमुलेशन हो जाए, तो वो पत्थर टूटता है। उसी टूटन को, उसी रप्चर को हम अर्थक्वेक कहते हैं। ये हुक्स लॉ पर जनरली फिजिक्स में कि स्ट्रेस बढ़ाइए स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा लिमिट आएगा असहनीय, जो यील्ड पॉइंट कहते हैं, जहां वो रॉक जो है टूट जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट, एंड यही कांस्टेंट जो है उसको हम इलास्टिक मॉडुली कहते हैं, जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी रॉक का जो होता है, जो डेंसिटी हुआ, तो उसका एक तरंग देने की जो शक्ति है इलास्टिक मॉडुली पर वो डिपेंड करता है कि जितना तनाव देंगे वो विकृत होगा, तनाव हटा देंगे, प्रेशर हटाएंगे, तो वो अपना ओरिजिनल कंडीशन में आना शुरू करेगा। इसी विद्या को हम सेस्मोलॉजी बोलते हैं। अब मेन जो इसकी प्रक्रियाएं हैं कि नॉर्मल, कि सडन रप्चर और ब्रेकेज और ब्रिटल फेल्योर ऑफ द रॉक इज कॉल्ड अर्थक्वेक। साइंस यही है। और इसको करने के लिए पृथ्वी में जो अर्थक्वेक, जो रॉक टूट रहा है, तो किसी चीज को, जैसे कि आप देखिएगा चलते चलते किसी को बैठे बैठे साइलेंट हार्ट अटैक होता है, उसको पता नहीं लगता। सिमिलरली अर्थक्वेक में साइलेंट अर्थक्वेक होते हैं, हमें पता नहीं लगता, हमें हिलता नहीं है, इम्परसेप्टिबल है, क्योंकि इतना माइल्ड है, जो उसकी एनर्जी होते होते नीचे में एब्जॉर्ब हो जाती है, नीचे में उसका एनर्जी सरफेस तक पहुंचते पहुंचते क्षय हो जाता है। उसी तरह से ये प्रक्रियाएं चलती है। उसी को डिटेक्शन करने के लिए हम एक यंत्र स्थापित करते हैं। जैसे यदि आप हार्ट अटैक को मॉनिटर करने के लिए कार्डियोग्राफ लगाते हैं, हार्ट को मॉनिटर करने के लिए, उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए कार्डियोग्राम बनाते हैं, उसी तरह से हम भी सेस्मोग्राफ लगाते हैं पृथ्वी के चेस्ट पर, और उस सेस्मोग्राफ स्टेशन जो है, जो रिकॉर्ड करता है, उसको हम सेस्मोग्राम कहते हैं। उसी सेस्मोग्राम को देखकर हम पता करते हैं कि ये छोटा अर्थक्वेक है, माइक्रो है कि मेगा है, कि इसकी एनर्जी कितनी थी, कितना दूर पर हुआ है, कितना डेप्थ में हुआ है, और इसका क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है। तो सारे तथ्यों को हम विवेचन करके उसको लोगों को एनालिसिस करते हैं, रिकॉर्डिंग करता है मॉनिटरिंग में रात दिन 24 बाई नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संलग्न ऑफिस है। वो इसको रात दिन मॉनिटर करता है, रोस्टर
ड्यूटी में कि हम एक भी अर्थ को छोटा या बड़ा मिस न कर पाए, और पृथ्वी की कहां पर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, कहां पर कम हो रहा है, कहां रिलीज हो रहा है, कहां जम रहा है, इक्युमुलेशन हो रहा है, और कैसे ये रॉक टूटने की प्रक्रिया कितना दूर तक गई, फॉल्ट कितना दूर तक प्रोपेगेट किया, कहां तक इसकी जो है रप्चर प्रोपेगेशन गया, ये सारे जो शोध विषय है जो करके इनकी हम एक तथ्य पर पहुंचकर हम लोगों को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमसे जुड़े लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हुए, एकेडमिक हुए, साइंटिस्ट हुए, स्कूल हुए, कॉलेज हुए, पॉलिसी प्लानर हुए, सबको हम इंफॉर्मेशन देते हैं। एनडीएमए को देते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को देते हैं, जैसे कि लोग जाने कि यहाँ पर यह अर्थक्वेक हुआ। तो राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग बाय एडवांस टूल ऑफ सेस्मोलॉजी, जिसे हम कोई भी अर्थक्वेक मिस न कर पाए, ये मॉनिटरिंग है। उसको साइंस को जानने के लिए ये मॉनिटर कर तभी पता लगता है इसका बिहेवियर कैसा है, वहां पर क्यों हो रहा है। तो ये तथ्य जो है अभी रिसर्च काफी सघन चल रहा है। भारत में कई भूकंप आते रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस तरह के घटनाओं का जिक्र भी है। अमृतलाल नागर जी ने सुहाग के नुपुर में इस तरह की घटना का जिक्र किया है, जब एक पूरा नगर जो है वो समुद्री लहरों की चपेट में, भूकंप में के वो नष्ट हो गया है। हमारे देश में वैज्ञानिक पद्धति से अगर बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति से भूकंप निगरानी का इतिहास क्या रहा है? सबसे पहले जो भयानक भूकंप जो आया भारत में वो 1897 में शिलोंग अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, असम अर्थक्वेक। उसमें मेघालय, शिलोंग सब एक असम स्टेट के नाम से जानते थे। उसमें इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था। 1897 में जो अर्थक्वेक हुआ उसका मैग्नीट्यूड 8.7 था। अभी तक जो है विश्व में 9.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का हमने रिकॉर्डिंग कर चुका है। अब समझिए कि 8.7 अर्थक्वेक 12 जून 1897 को होने के बाद कितने जान माल की क्षति हुई, बहुतों की बर्बादी हुई, बहुत से लोग बरीड एलाइव बने कि जमीन के अंदर चले गए, इतना वहां पर जमीन का स्खलन हुआ। उसके बाद ब्रिटिश ने इसको विवेचना करने के लिए अपने ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी से इसको डाटा को लिया, फॉरेन कंट्री के डाटा को लिया, लेकिन देखा कि इंडिया में एक भी ऑब्जर्वेटरी नहीं है परमानेंट जो इस अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। तो उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में इसका स्थापना हो चुकी थी। उसका एक डायरेक्टर थे आर.डी. ओल्डहाम, जिन्होंने पृथ्वी के अंदर कोर का भी इन्वेंशन किया था, और सेस्मिक वेव जो बॉडी वेव, सरफेस वेव होता है, उसका भी उन्होंने विवेचन किया था सेस्मोग्राम पर। तो उस 1897 अर्थक्वेक होने के बाद उन्होंने एक सोचा कि हमारे भारत में भी एक पहला मॉनिटरिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए। वो पहला मॉनिटरिंग 1898 में वेस्ट बंगाल अभी जो है जो कलकत्ता के अलीपुर में उसको एस्टेब्लिश किया गया। 1898 के बाद निरंतर जो है आगरा में लगाया गया, हैदराबाद में लगाया गया, कोडाई कैनल में लगाया गया, डिफरेंट जगह पर दिल्ली में लगाया गया, और बढ़ते बढ़ते 2013 तक हमने करीब 84 सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी लगाए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। डिपेंड करता है कि हम उसको कहां लगाना है, कहां ज्यादा सेस्मोजेनिक बेल्ट है, हिमालय का कोलिजन टेक्टोनिक्स है, या भुज एरिया जो है वहां पर ज्यादा अर्थक्वेक होता है जो जोन 5 के करीब में पड़ता है, ये हिमालय का 5 पड़ता है। लेकिन प्लेट इंटीरियर में भी अर्थक्वेक हो रहा है। कोई विश्व का ऐसा जगह नहीं है जो अर्थक्वेक से अछूता हो। कहीं कम लेवल का अर्थक्वेक होता है मैग्नीट्यूड का, कहीं ज्यादा का होता है, लेकिन अर्थक्वेक होता है। क्योंकि डिफिनेशन वही है कि जब शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ एक्सीड कर जाएगा उसके शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ को, तो रॉक टूटेगा। तो ये परंपरा मॉनिटरिंग का शुरू होता है 1898 से, और 18 से 2013 तक हम 84 परमानेंट ऑब्जर्वेटरी लगाए थे। और उस समय एनालॉग स्टेशन होते थे, डिजिटल नहीं होता था, जस्ट एनालॉग फोटोग्राफ्स होता था, उसी तरह से एनालॉग सेस्मोग्राफ होते थे। और 2014 के बाद भारत सरकार ने एक प्रकल्प लिया कि जब पूरा ही इंडिया और सब कॉन्टिनेंट विभिन्न प्रकार के आपदाओं का एक प्रयोगशाला है, जिसमें भूकंप भी आता है, सुनामी का भी है, लैंडस्लाइड भी है, स्टॉर्म भी है, साइक्लोन भी है, एवलांचेज भी होते हैं, ग्लोफ का भी है, और सबका जनक जो है वो अर्थक्वेक कहीं ना कहीं रिलेटेड है। यदि अर्थक्वेक आता है तो लैंडस्लाइड होगा, अर्थक्वेक आता है तो ज्वालामुखी निकलेगा, अर्थक्वेक यदि आता है लैंडस्लाइड तो होता ही है, अर्थक्वेक आएगा तो एवलांचेज भी होंगे, अर्थक्वेक आएगा तो ग्लोफ भी होगा। तो अर्थक्वेक एक प्राइमरी इवेंट है जो सुनामी को भी पैदा करता है, लैंडस्लाइड को भी पैदा करता है, और एवलांचेज भी होते हैं, ज्वालामुखी को भी ट्रिगर करता है, और आजकल तो अर्थक्वेक से मानसून इंड्यूस्ड भी अर्थक्वेक हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमारा भारत सरकार अभी 2014 के बाद 84 स्टेशन के बाद हम आज 168 ऑब्जर्वेटरी लगा चुके हैं कंट्री में। इट वाज द डबल, ये 10 वर्ष के अंदर। और 1898 से लेकर 2013 तक हम केवल 84 लगाए थे। और इससे क्या हुआ कि इससे हर क्षेत्र को मैं ऐसा कर दूं कि जिसका ऑब्जर्वेशन आए। जब हमारी विजिलेंस जब बढ़ जाएगी तो उसके अर्थक्वेक के कल्प्रिट के करप्शन भी रुक जाएगा। अर्थक्वेक कहीं हिट करेगा तो बताएंगे यहाँ ज्यादा अर्थक्वेक हुआ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या बड़ा अर्थक्वेक हुआ कि नहीं, छोटा अर्थक्वेक का नहीं। तो इस तरह से मॉनिटरिंग का ये इतिहास जो है काफी जो है मेमोरेबल, उत्साहवर्धक और काफी जो है प्रेरणादायक रहा है। बहुत से इसके जो आयाम मिले हैं वो काफी अच्छा है, जो हम भूकंप को समझने में और भूकंप को रिसर्च को मानने में हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा जिसे हम फोरकास्ट करते हैं। इसीलिए मॉनिटरिंग को बढ़ाया जा रहा है। जितना डेंस सेशंस बढ़ेंगे उतना छोटे छोटे अर्थक्वेक जमीन के अंदर होते इवन की मैग्नीट्यूड 1 और लेसर देन 1 इवन नेगेटिव मैग्नीट्यूड हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और आज अफगानिस्तान का अर्थक्वेक होता है, वहां सेकिंग, हम दिल्ली में सेकिंग फिर करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। नेपाल में होता है, ट्रांस बाउंड्री अर्थक्वेक होते हैं, सब करते हैं। म्यांमार में जो अर्थक्वेक हुआ सारी मॉनिटरिंग एनसीएस ने किया, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र पृथ्वी विज्ञान का, जिसको इन्फॉर्मेशन हमने म्यांमार
गवर्नमेंट को दिया। तो काफी ये उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक एक अचीवमेंट है जिसको जो है भारत सरकार अपने पड़ोसी को भी दे रहा है। ये जब आप लोग डाटा जारी करते हैं जो आप लोगों के एसएमएस के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया के थ्रू आता है, तो हम उसमें देखते हैं रिचर स्केल पे इतना था, फिर हम देखते हैं कि उसमें रहता है कि गहराई इतनी थी, ये सेंटर पे था। ये मापदंड कैसे किया जाता है, क्या पैमाना है, इस पैमाने का क्या संबंधित इतिहास है, और ये जो हम दिल्ली में या भारत के विभिन्न जोन भूकंप के हिसाब से बांटे हैं, ये क्या है? एक्चुअली एक जोनेशन मैप बना है, हजार्ड जोनेशन मैप है। ये एक बहुत ही क्रूड मैप माने इंपेरिकल लॉ पर बना है कि जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का लाइट का जो इंटेंसिटी है वो जितना बल्ब से दूर जाएंगे उसका इंटेंसिटी घटता जाएगा। तो ये जोनेशन मैप है कि जितना ही मैक्सिमम जो अर्थक्वेक जनरेट करता है, जहां से भूकंप जनरेट होता है, उसे जितना आप दूर जाएंगे तो भूकंप का प्रभाव कम होता जाएगा, उसकी शेकिंग जो है, उसका हलचल जो है कम होगा। लेकिन ये पता लगता है कि जोनेशन मैप सब समय ये बात नहीं होती है, क्योंकि जब तरंग चलता है तो ये डिस्टेंस पर एक इंपेरिकल लॉ बना है कि जितना दूर जाएगा आवाज कम होता जाएगा। लेकिन ये देखा गया है कि अब भूकंप के जो सोर्स है जहां पर ये हो रहा है उसके करीब बहुत ही खराब बिल्डिंग, खराब स्ट्रक्चर भूकंप से नहीं गिरता है, लेकिन बहुत वेल बिल्ट स्ट्रक्चर 200 किलोमीटर बाद भी गिर जाता है। जैसे भुज का अर्थक्वेक 2001 में देखा आपने, जितना बड़े बड़े अच्छे स्ट्रक्चर दूर वाले गिरे, लेकिन खराब स्ट्रक्चर भुज के सोर्स जोन के पास 7.7 मैग्नीट्यूड में नहीं गिरा। इसका मतलब कि कोई ऐसा पैरामीटर है जो अर्थक्वेक शेकिंग को डिक्टेट करता है, जो वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी कंट्रास्ट, जमीन के सॉइल के क्या स्ट्रेंथ है। जैसे पॉपकॉर्न टाइप का लगता है पर पॉपकॉर्न होने लगता है, तो वो एम्पलीफिकेशन सॉइल, जब भूमि का तरंग, भूकंप का तरंग चलता है तो लूज सॉइल एम्पलीफाई करने लगता है, और उस एम्पलीफिकेशन के चलते सेस्मिक वेव बढ़ जाता है। उस बेसिस पर यह पता लगाया गया कि जोनेशन मैप इज जस्ट क्रूड, इट इज नॉट द बाइबल। तो हम अभी क्या किए कि उस जोनेशन मैप को हम लोग जोनेशन को माइक्रो जोन कर रहे हैं कि यदि ये जोनेशन मैप दिल्ली यदि 4 में है, दिल्ली जो है 4 में मैग्नीट्यूड का है, कि इसका हजार्ड 4 जोन हिमालय के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये विसिनिटी ऑफ द हिमालय के नजदीक में है, 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक। तो वहां जो भी अर्थक्वेक होगा सारे फॉल्ट जो है कनेक्टेड है, तो दिल्ली हिलेगा, और यहाँ पर यमुना जी का जो एलुवियल मटेरियल है वो भी एम्पलीफाई करेगा, तो ये डिजास्टर हो जाएगा। लेकिन दिल्ली एज सच 6 मैग्नीट्यूड, 5 मैग्नीट्यूड और 8 मैग्नीट्यूड का ये सोर्स जोन नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा फॉल्ट लाइन नहीं है, उतना फॉल्ट डायमेंशन नहीं है जैसा कि हिमालय में है। तो इसलिए जोन को हम जोनिफाई कर रहे हैं, नया जोन दे रहे हैं माइक्रो जोनेशन करके। लेकिन जोन से पता लग जाता है कि वो आप इस जोन में है तो आपका हजार्ड ज्यादा होगा। तो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए इंजीनियर को पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन करके इस जोन में भाई 0.36 जी होगा, और उससे ज्यादा होगा तो ये जो है आपका जोन 5 है, और यदि इससे नीचे 0.24 से लेकर 0.36 जी तक होगा तो ये जोन 4 है। उसके 0.18 से 0.24 जी होगा तो 3 है, और 0.16 से 0.18 जी होगा तो जोन 2 है। तो माने जोन 2 इज द लेस हजार्डस देन द 3 एंड द 4 इज मोर हाईएस्ट हजार्डस। ये एक बनाया गया, बट दैट वाज अगेन रिसर्च करके उसको किया जा रहा है। दिल्ली को जो भी नए नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, भारत सरकार ने उसको अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बनाने का प्रकल्प चलाया है, जो कि BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो जो है हमारे NCS के माइक्रोजोनेशन के पैरामीटर को लेके जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, गैस प्लांट्स हैं, आपके रेलवे स्टेशन हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्रिजन्स हैं, ये सारे चीज जो है एक अर्थक्वेक के रिस्क रेजिलियंसी रहे, जो कि अर्थक्वेक आए तो हिले नहीं। तो इस तरह का भारत सरकार एक कर रहा है काम, और हमारा मैंडेट भी है कि अर्थक्वेक पर रिसर्च करिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, शोध करिए, बताइए कि कहां क्या हो रहा है। अब छोटा छोटा अर्थक्वेक हो तो बड़ा अर्थक्वेक होने का चांसेस है कि नहीं, और आप इसके तरफ सुझाव भी दीजिए कि अर्थक्वेक आए नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, नहीं फोरकास्ट कर सकते प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज में, तो रिमेडियल मेजर्स क्या है, अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना चाहिए। हमने भूकंप ऐप बनाया है, जिससे कि अर्थक्वेक आए तो आप पैनिक न हो, कहीं पर बिल्डिंग कॉर्नर के पास छुप जाइए, अपने सर को बचाइए, सीढ़ी पर न आइए, लिफ्ट न चलाएं, और सब कुछ क्या करें क्या न करें, ये सारे सुझाव जो है हम देते हैं। और इसको भारत सरकार के NDA में है, या उसके स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, या NIDM है, ये सारे कैपेसिटी बिल्डिंग एडवोकेसी करके लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, ये सारी चीज जो है करते हैं। एक चर्चा होती है विश्वव्यापी मानकीकृत भूकंपीय नेटवर्क प्रणाली। ये नेटवर्क प्रणाली भूकंप के लिए क्या है? एक्चुअली देखिए, हर कंट्री का अपना अपना एक सेस्मोलॉजिकल नेटवर्क होता है। तो वर्ल्ड वाइड जो सेस्मोलॉजिकल नेटवर्क बना WWSN, इसमें देखा कि USGS का ये मुहिम था, मैडम बारबारा जो इसकी लीडर थी, और इन्होंने कहा कि जो जो भूकंप जनित क्षेत्र है वर्ल्ड का, वहां पर हमारा एक स्टेशन होना चाहिए कि जो भी अर्थक्वेक उसको हम सेंस करें। और यदि कंट्री इंडिया का रिकॉर्डिंग हुआ अर्थक्वेक का, तो यदि वो कोई भी कंट्री इंडिया उसका मैग्नीट्यूड यदि एस्टिमेट करता है, या अमेरिका करता है, या चाइना करता है, या जापान करता है, मैग्नीट्यूड सेम ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप मैग्नीट्यूड कुछ मापे, वो मैग्नीट्यूड कुछ मापे। तो मैग्नीट्यूड क्या है? इक्विवेलेंट टू योर नेम ऑफ योर पासपोर्ट। यदि आप इंडिया में है तो आपका वही नाम होगा, जो अमेरिका में जाएंगे तो आपका वही नाम रहेगा, लेकिन आपका बिहेवियर चेंज होगा, वो है इंटेंसिटी। जैसे आप यहाँ पर आपके बिहेवियर अलग है, लेकिन आप अमेरिका के
के रूल के अनुसार उसका बिहेवियर अलग है। तो ये अर्थ को ऐसे बिहेव करता है, जहां पर कठोर पदार्थ मिलता है वहां खूब फास्ट चलता है, जहां पर लूज मटेरियल मिलती है वहां पर एम्पलीफाई करता है, जहां पर स्कैटरिंग मटेरियल होता है वहां पर वेव जो है मॉड्यूलेट होने लगता है, थ्रेटनिंग मटेरियल मिलता है। तो उस तरह से वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाया कि हम जो मेजर कर रहे हैं सारे वर्ल्ड स्टैंडर्ड को एक साथ मिलाकर, और जो भी इंडिया का नेटवर्क है जो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर काम करे। और हमारा जो है बहुत से क्षेत्र में लगाया गया था, जैसे नेल्लोर में लगाया, यहाँ पर भी एनजीआरआई हैदराबाद में भी एक जो है स्टेशन WWSN को बनाया। उसके बाद से उसी स्टैंडर्ड पर इंडिया ने अपना नेशनल नेटवर्क बनाया, जिसका इंफॉर्मेशन वर्ल्ड का ग्लोबल सेंटर्स जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्थ के लिए यूज करता है। आप देखेंगे टीवी में या आप लोग जो भी अर्थ को कहता है हमारे नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के तथ्य को आप उसको बोलते हैं कि इसके अनुसार ये हुआ, तो अर्थक्वेक का हम एक रिकॉर्डिंग वर्ल्ड स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड है, क्योंकि मोडालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन पैरामीटर्स एवरीथिंग इज एट वर्ल्ड स्टैंडर्ड। ये रिचर स्केल की बात हो रही है नापने के लिए, तो ये क्या है और क्या उस स्केल को भी और अपग्रेड करने के लिए कुछ कार्य हो रहे हैं? देखिए 1935 में एक अमेरिकन प्रोफेसर रिक्टर थे, जिन्होंने एक इंपेरिकल इक्वेशन, ये कोई बैरोमीटर या प्रेशर मीटर या थर्मामीटर टाइप का नहीं है, ये एक इंपेरिकल इक्वेशन है कि कोई भी अर्थक्वेक जब आता है उसको सेस्मोग्राम पर रिकॉर्ड करते हैं, तो पीक जो होता है पी वेव, पहला वेव, प्राइमरी वेव, उसका एम्प्लीफिकेशन माने उसका एम्पलीट्यूड और उसके कितने दूर एपी सेंटर पर करके वो उसको लोकेट कर माने उसका मैग्नीट्यूड निकालते थे। तो रिक्टर स्केल एक स्केल है, उसके मापक है उसके एनर्जी कंटेंट का, कि कितना छोटा अर्थक्वेक, कितना बड़ा अर्थक्वेक है, किस साइज का अर्थक्वेक है। लेकिन ये मापक जो बना रिक्टर जी का, वो मैग्नीट्यूड 6 तक ही वो काम किया, तो उसके बाद जो है वो सेचुरेट हो गया, उसका एम्प्लीफिकेशन करके गलत मैग्नीट्यूड देने लगा। तो उसके बाद उसकी इन्वेंशन हुई मोमेंट मैग्नीट्यूड बनाया जाए। कोई भी अर्थक्वेक होगा तो उस पर फोर्स क्रिएट करेगा, उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा और वो मटेरियल का रिजिडिटी मॉडुलस होगा, कितना कठोर है, कितना कमजोर है, और कितना स्लिप जो है कितना हुआ, माने फॉल्ट का डायमेंशन कितना शिफ्ट हुआ अर्थक्वेक में, ये सब करके एक मोमेंट मैग्नीट्यूड हम बनाए। तो रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड 6 तक वैलिड है, लेकिन चलते भाषा में मीडिया में लोग कहते हैं कि रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता इतना थी। ये गलत है, ये तीव्रता नहीं है, तीव्रता इंटेंसिटी है। रिक्टर स्केल पर व्यापकता जो है वो इतना है, लेकिन वो भी 6 तक है। लेकिन 6 के बाद आपको बोलेंगे मोमेंट मैग्नीट्यूड। ये जो मोमेंट जो होता है, जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एक प्रोडक्ट है, वो मोमेंट मैग्नीट्यूड देता है एक कंपोजिट जो ऑलवेज सेम होता है और उसका एस्टिमेट जो है करेक्ट होता है। तो रिक्टर जी ने एक हमें प्रदर्शन दिया कैसे करना है, उसको कैलिब्रेशन करके वुड एंडरसन के साथ करके किए थे मॉडल से, और वो 6 मैग्नीट्यूड के बाद सेचुरेट हो जाता है। इसलिए बॉडी जो छोटे छोटे अर्थक्वेक अप टू 6 तो ठीक है, रिक्टर एंड मोमेंट मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन 6 के बाद उनका नहीं चलता है। इसलिए हम हर मैग्नीट्यूड, अब लोकल अर्थक्वेक भी बोलते हैं रिक्टर को, जितना आता है लोकल बोलते हैं। लोकल में जो 6 के बाद है वो भी आप देखिएगा तो मोमेंट मैग्नीट्यूड के साथ है। तो काफी तरक्की हुई है। उसके बाद एनर्जी मैग्नीट्यूड आ गया, एमई, उसके बाद सरफेस वेव का भी आया, बॉडी वेव का आया, ये सारे चीज लेके, लेकिन डिफरेंट स्केल पर ये काम हुआ। भूकंप के विज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी दी। वे भी एक तरफ का वेव प्रोपेगेशन है जो धरती के अंदर उत्पन्न होता है। तो वेव जो है वो एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होता है, तो क्या भूकंप में भी ऐसा है? जो प्राइमरी वेव, जो पहला वेव बोले, वो जो है उसका पार्टिकल मोशन जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, माने ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव की तरह। लेकिन इसमें जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगा पार्टिकल मोशन, तो ये ट्रांसवर्स वेव, वो शियर वेव है। तो शियर वेव ही डैमेजिंग होता है। तो आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इसी पी और एस के बेसिस पर हम अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग का आज स्टडी कर रहे हैं। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग एक अलर्ट है। अर्थक्वेक होने के पहले नहीं, जब पी वेव हो जाएगा, जब रप्चर हो जाएगा, आपको चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, तब देखा जाएगा कि कब ये आदमी कोलैप्स कर रहा है, कितना देर के बाद, वही है रेस्पॉन्स टाइम। तो हम जब अर्थक्वेक का डिटेक्शन करते हैं, पी वेव आ जाता है, तो देखते हैं कि कितना देर के बाद एस वेव जनरेट करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितना दूरी पर आपका डिटेक्शन सेंटर, जितना दूर होगा उतना देरी से आएगा। एस माइनस पी का टाइम जितना होगा वही आपका रेस्पॉन्स टाइम होगा। तो ये ट्रांसवर्स वेव और पी वेव का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद सरफेस वेव आता है, जिसमें कि रेलिक वेव होता है, लव वेव होता है। रेलिक वेव में इलेक्ट्रिकल मोशन, पार्टिकल मोशन होते हैं। डिपेंड करता है कि मीडिया कैसा है। जैसा मीडिया होता है सेस्मिक वेव वैसे बिहेव करने लगता है। सेस्मिक वेव बहुत ही एडजस्टिंग है। आप यदि टफ है तो टफ की तरफ फास्ट चलेगा, आप यदि वीक है तो वहां पर रिटार्ड हो जाएगा, यदि आपका क्रैक्ड है तो डिफ्लेक्टेड होने लगेगा। तो सारे मीडिया प्रॉपर्टी में सारे टाइप का इलास्टिक वेव आपको सेस्मोग्राम में मिलेंगे, और उसका हम ट्रैवल टाइम रिकॉर्ड करते हैं, मॉडल जनरेट करके उसको हम क्रिएट करते हैं। आप देखिएगा कि जो पी वेव है वो जस्ट स्टार्टिंग है, माने उसका कोई आपको फील नहीं होगा, एक फर्स्ट झटका है। लेकिन असल जो है वो शियर वेव जो है डैमेजिंग वेव होता है। इसलिए शियर वेव को डैमेजिंग वेव आने के पहले यदि हम उसको इशू कर दें कि ये अर्थक्वेक हुआ है 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर, 6 सेकंड के अंदर ये होगा, क्योंकि यही डैमेजिंग है। इसी का तो खेल है। इसी का यदि हम डैमेज कर दे तो हम पूरी बचा देंगे। अलर्ट सिस्टम मेरा अप टू डेट मार्क हो जाएगा। अब अलर्ट सिस्टम पी पे ही अलर्ट दे रहा है कि पी के आते ही दे दो अलर्ट, एस का वेट मत करो, क्योंकि पी से भी आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम सरफेस वेव आफ्टर द शियर वेव, इसका तो बहुत से कन्वर्टेड वेव चलते रहते हैं, और यही सब वेव जो है वो डेंजरस है फॉर क्रिएटिंग। क्योंकि बिल्डिंग कब गिरता है, जब कोई स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी एक
होता है स्ट्रक्चरल का, उसका फ्रीक्वेंसी यदि आपको सेस्मिक वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है तो बिल्डिंग कोलैप्स होता है। या हो सकता है कि आपका शेकिंग फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिल्डिंग, देन भी कोलैप्स होता है। तो अभी अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं बाय जनरेटिंग सेस्मिक माइक्रोजोनेशन, जोन को जोनिफाई कर रहे हैं कि यदि दिल्ली हुआ तो आकाशवाणी हुआ तो आकाशवाणी के किस बिल्डिंग में ज्यादा डैमेज होगा। तो 5 से ग्रिड पर हम पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन माप रहे हैं, इसकी पूरी सॉइल का स्टिफनेस माप रहे हैं, इसका पूरा जो है लिक्विफेक्शन पोटेंशियल माप रहे हैं, इसका पूरा पीजीए वैल्यू माप रहे हैं, और ये बीआईएस को दे रहे हैं कि आप भैया अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाइए। पार्टिकुलरली जो स्कूल्स हैं, क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, प्रिजन्स है, वाइटल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, दूरदर्शन हाउस है, न्यूक्लियर प्लांट है, टीवी टावर है, सारे चीज को हम एक रेजिलिएंट बनाए और अवेयरनेस दें, लोग इसको फॉलो करें। कोड भी बनाने वाला भी बना के बेचे, खरीदने वाला ही बिल्डिंग कोड पर बना हुआ खरीदे। और यही जो जितने भी विकास प्राधिकरण है, इनका ये कर्तव्य हो जाता है कि जब वो ये जमीन अलॉट करते हैं खास करके बिल्डरों को, तो वो उसका निर्माण कार्य पर भी नजर रखें कि वहाँ जो है भूकंप आप जो रोधी जो स्ट्रक्चर पे कार्य हो रहा है, किस तरह की चीजें हैं, क्योंकि भूकंप जो है जैसा कि आपने कहा बहुत माइन्यूट विज्ञान है, उसी के अवलोकन के लिए, उसको समझने के लिए और उसके पूर्वानुमान के लिए आपका संस्थान जो है वो ऐसे ही माइक्रो लेवल पे उसके खोजबीन में भी लगा हुआ है। निश्चित रूप से आगे इसमें और बहुत कुछ किया जाना बाकी है ताकि लोगों को जिला स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पर भी ये अपडेट मिलता रहे। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे सुनने वालों के लिए। आपने भूकंप के विज्ञान, इसका जो मूल है किस तरह से है, बहुत अच्छा से, बहुत ही व्यावहारिक रूप से इसके जो मूलभूत बातें हैं, किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, किस तरह की सावधानी की जरूरत है, किस तरह से सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, ये सब बातों पर जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। नमस्कार।